हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस मॉक नंबर 3। तो पहले हम चेक कर लेते हैं आज के मॉक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपके पास एक डीआई है, उसके बाद हमारे पास 5 रॉन्ग नंबर से ये हमें बताना है कौन सा नंबर गलत होगा, जो थोड़ा सा टिपिकल होता है कंपेयर टू मिसिंग नंबर के। इसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक है, जिसके अंदर पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मैंचुरेशन एंड पाइप एंड क्वेश्चन है। अगेन हमारे पास 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, जहां हमें लगभग वैल्यू याद करनी है। इसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चन कैसलेट का है, जहां पर हमें डेटा को अरेंज करके वैल्यू याद करनी है और फिर आंसर निकालना है। अगर हम आगे बात करें तो 5 क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक के हैं, 5 क्वेश्चन हमारे पास पाई चार्ट है, और लास्ट में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और परसेंटेज है। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, 30 से 35 सेकंड का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक डीआई आपको दी हुई है, जहां पर बोला गया आपको कि 5 कॉलेज हमारे पास, जहां पर 3 अलग अलग गेम खेल रहे हैं, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट, और एक विद्यार्थी एक ही गेम खेलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फुटबॉल वाला मान डिनोट कर रहा है आपका इस वैल्यू को, बैंक वाला स्पेस दिखा रहा है क्रिकेट को, और ये बचा हुआ किसका मान है आपके पास, हॉकी का। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा, कॉलेज एल के हॉकी खेलने वाले 11 से ही 1/9% विद्यार्थी महिलाएं हैं, तो उसी कॉलेज के हॉकी खेलने वाले पुरुषों की संख्या कॉलेज एम और ओ के हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों के एवरेज का कितना परसेंटेज है। आपको बोला गया है जो कॉलेज एल है उसके हॉकी खेलने वाले 11 से ही 1/9% विद्यार्थी क्या है, महिलाएं हैं। तो उसी कॉलेज के जो मेल है उसका हमें परसेंटेज निकालना है कॉलेज एम और ओ के हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों के एवरेज से। कि पहले आप एल के मेल निकाल लीजिए जो लोग हॉकी खेलते हैं, और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम एम और ओ के हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों के एवरेज से, कि क्या आंसर इसका आने वाला है परसेंटेज के अंदर। आइए चेक करते हैं। हमने बोला एल के अंदर हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 450। तो इसमें से 11 से 1/9, यानी 1/9 तो क्या है, फीमेल है, यानी 50 फीमेल है। तो मेल कितने मिल गए आपको, 400। इसका हमें परसेंटेज निकालना है किससे, कॉलेज एम और कॉलेज ओ के हॉकी के एवरेज का। तो हॉकी इसमें 400 है, इसमें हॉकी 500 है, तो इनका एवरेज कितना आएगा, 400 + 500/2 यानी 450। इसका परसेंटेज निकाल लो। तो आप बोलेंगे 5 से काटा मैंने इसको, 50 से काटा मैंने इसको 8 बार या 9 बार, तो 800/9 यानी कि 88 से ही 8/9% हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कॉलेज एन के क्रिकेट खेलने वाले 14 से ही 2/7% विद्यार्थी क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं और उसी कॉलेज में फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं। तो कॉलेज एम और एन में मिलाकर फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कॉलेज के और एन में मिलाकर क्रिकेट खेलने वालों से अनुपात ज्ञात करना है आपको। कि जो एन है उसके क्रिकेट खेलने वाले 14 से ही 2/7% यानी कि 1/7 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना छोड़ रहे हैं, लेकिन फुटबॉल खेलना शुरू कर रहे हैं, यानी वो शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ से वहाँ पर। तो हमें बताना है जो एम और एन में मिलाकर फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी हैं उसका के और एन से मिलाकर जो क्रिकेट खेलते हैं अनुपात कितना होगा।
देखिए क्या करेंगे, हमने बोला एन के अंदर क्रिकेट खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो एन के अंदर क्रिकेट खेलने वाले अगर हम बात करें तो ये है 350, तो 350 का 1/7 यानी 50 जनों ने क्रिकेट छोड़ दिया और क्या ज्वाइन कर लिया, फुटबॉल ज्वाइन कर लिया। तो एन के अगर मैं बात करूं तो एन के अंदर फुटबॉल खेलने वाले 450 थे, 50 और आ गए तो कितने हो गए 500। हमें तो अनुपात निकालना है एम और एन का, तो एम तो आ गया 5, एन तो आ गया 500, एम कितना है तो आप बोलोगे एम है 300, यानी पहले वाले की बात करें तो आगे 800 आएगा। इसका हमें अनुपात निकालना है के और एन के क्रिकेट खेलने वालों से। तो के और एन के क्रिकेट खेलने वालों की अगर हम बात करें तो के अंदर क्रिकेट खेलने वाले 500 और एन के अंदर क्रिकेट खेलने वाले कितने बचे 350 थे जो 50 से शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कितने बचे 800, 500 + 300, तो अनुपात बन जाएगा 1:1, क्योंकि एन के 50 स्टूडेंट्स क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल में आ चुके हैं। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको 1:1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉलेज के एल और ओ के हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कॉलेज के एल और एम के फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों के एवरेज से कितना ज़्यादा है। हमें एवरेज निकालकर उनका डिफरेंस निकालना है कि के एल और ओ के हॉकी का के एल और एम के फुटबॉल से डिफरेंस कितना आ रहा है। हॉकी और फुटबॉल का आपको डिफरेंस निकालना है एवरेज का। के एल और ओ के हॉकी और के एल और एम के फुटबॉल का हमें डिफरेंस निकालना है। तो हमने बोला के अंदर हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो के अंदर हॉकी खेलने वाले की अगर हम बात करें तो 250 है। एल के अंदर खेलने वाले 450 है, कितना हो गया 700, और ओ के अंदर हॉकी खेलने वाले कितने 500, यानी 1200 है। तो इनका एवरेज कितना मिलेगा, 3 कॉलेज है तो इनका एवरेज मिल गया आपको 400। अगर मैं बात करूँ के एल और एम के फुटबॉल खेलने वालों की, तो के में फुटबॉल खेलने वाले 400, एल में 350 और एम में 300, कितना मिल गया 1050। तो इनका एवरेज कितना मिलेगा आपको 350, और हमसे इनका डिफरेंस पूछे तो कितना मिल जाएगा आपको 50, हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए, कॉलेज एल और एम में मिलाकर क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कॉलेज के और एम में मिलाकर हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम है। एल और एम के तो क्रिकेट खेलने वाले कुल और के और एम के हॉकी खेलने वाले कुल, हमें बताना है कितने % ज़्यादा है या कितने % कम है। देखिए एल और एम में क्रिकेट खेलने वाले कुल कितने मिल रहे हैं आपको, तो एल की अगर बात करूँ 400, एम की अगर बात करूँ 300, तो एल और एम में तो खेलने वाले मिल गए 700। के और एम में हॉकी खेलने वाले, तो के अंदर 250, एम के अंदर 300, 550 आ रहा है। तो कितने ज़्यादा है, आपने बोला 150 ज़्यादा है, किससे 550 से, और इंटू क्या कर दोगे आप 100। तो आपने देखा 0 से 0 कट रहा है, 5 से 3 बार, 5 से 11 बार, तो 300/11। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने। के और एम में हॉकी खेलने वाले, तो के में 250 है और एम में 300 है, 550 आएगा, सही है। हॉकी खेलने वाले ना, सॉरी हॉकी खेलने वाले तो एम में 400 है, तो ये मिलेगा 650। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने, इसको फुटबॉल कर लिया हमने। तो 50 ज़्यादा है 650 में, इंटू 100, तो 1/13 यानी कि 7 से ही 9/13% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस DI के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2015 में कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2014 की तुलना में
20% बढ़ जाती है। और फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी का अनुपात दे रखा है आपको 5:2:3। तो आपसे पूछा है 2014 और 15 में कॉलेज के फुटबॉल खेलने वालों का एवरेज कितना होगा। हमें एवरेज निकालना है 14 और 15 का कॉलेज के फुटबॉल का। तो आप देखिए 2014 में अगर हम बात करें के की, तो के में जो फुटबॉल खेलने वाले हमारे पास आ रहे हैं वो कितने, 400 है। क्वेश्चन ने बोला है कि 2015 में के जो कुल विद्यार्थी है वो 14 की तुलना में 20% बढ़ रहे हैं। तो कुल कितने हैं, 400 और 500, 900 और 250, 1150 है। ये 20% बढ़ रहे हैं, यानी कितना बढ़ रहे हैं, 10% 115, 20% 230, यानी कुल मिला के हो गए हमारे पास 1380, जो किस अनुपात में, 5:2:3, यानी हमारे अकॉर्डिंग कितने हो गए, 10। 10 का मान 1380, तो 1 का मान 138। तो के अंदर फुटबॉल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल वाले 5 है। अगर 1 का मान 138 तो 5 का मान ये मिल जाएगा, कितना आएगा देखो, 690 मिल जाएगा। और हमसे पूछा है इन दोनों का एवरेज कितना होगा, तो 1090 का आधा 545 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर। एक आपको सीरीज दी हुई है, हमें बताना है इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। 84, 97, 114, 133, 156 एंड 187, इसमें से एक नंबर आपका रॉन्ग है। वो रॉन्ग नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर गलत है। 84 के बाद 97, 114, 133, 156, 187। देखिए नंबरों का जब हमने डिफरेंस निकाला तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, 13, इन दोनों का डिफरेंस 17, इन दोनों का डिफरेंस 19, इन दोनों का डिफरेंस 21 और इन दोनों का डिफरेंस, ऐसा मिल रहा है आपको। देखिए 13 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, 21 19 प्राइम नंबर, लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है। तो 19 के बाद क्या आना चाहिए, 23, यानी यहाँ पर सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, ये 23 आएगा और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये 31। हाँ 23 सही है, 23 ही प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद 29 आना चाहिए था, यहाँ पर 31 आ रहा है, यानी आपका जो नंबर है वो 185 बनता है इसकी जगह पे। तो रॉन्ग नंबर कौन सा मिल जाएगा आपको, 187 गलत नंबर है हमारे पास, है ना। सारे प्राइम नंबर होने चाहिए थे। चलिए प्राइम नंबर लगातार होने चाहिए थे। 121, 170, 251, 372, 543, 766, इनमें से कौन सा नंबर आपका रॉन्ग है जो इस सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। एक 121 के बाद बन रहा है आपका 170, फिर बन रहा है आपका 251, 372, 543 एंड 766। क्या पैटर्न होगा इसका और क्या लॉजिक मिलने वाला है हमको, आइए समझते हैं इस बात को। जब डिफरेंस निकाला हमने इन दोनों का तो डिफरेंस निकल कर आया 49 का। जब इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकल कर आया 81 का। आगे डिफरेंस निकाला तो ये डिफरेंस निकल कर आया 121 का। इधर हम बात करें तो डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 12 में से 3 गए 9, 6 में 4 गए 2, सॉरी उल्टा घटा दिया अपन ने, 1 मिनट, बड़ी संख्या है 3 - 2 1, 7, 171 का। और यहाँ अगर हम बात करें तो 3 2 2 ऐसा बन रहा है। देखिए अगर हम समझने की कोशिश करें इसको आगे से, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 7 का 9 का 11 का, तो यहाँ 13 का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 169। जब इसको आप 169 बनाएंगे तो आपका नंबर बन जाएगा 541।
और फिर यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 225 का। पैटर्न फॉलो दिख रहा है आपको, देखो 7 का, 9 का, 11 का, अगर इससे हो जाएगा 13 का तो ये वाला डिफरेंस कितना बन जाएगा 15 का स्क्वायर। तो जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज में एक नंबर बीच का रॉन्ग होता है तो आपके 2 पैटर्न गलत बन जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 210, 70, 280, 56, 336 एंड 49 कि 210 के बाद 70 बन रहा है, फिर 280, 56, 336 एंड 49। इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है? नॉर्मली पीओ के एग्जाम में आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। चलिए क्या आंसर आने वाला है इसका कि 210 के बाद 70 बन रहा है, फिर 280 बन रहा है, फिर 56 बन रहा है, 336 बन रहा है और 49 बन रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 210 से 70 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 से। यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करें तो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। यहाँ अगर आप चेक करोगे तो डिवाइड हो रहा है 5 से। और यहाँ अगर हम चेक करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से। और आगे क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, डिवाइड होना चाहिए 7 से। जब 336 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 48, यानी 49 गलत है, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए 19, 140, 259, 376, 490 एंड 604। 19 से बन रहा है आपका 140, 140 से बन रहा है आपका 259, फिर बन रहा है आपका 376 एंड 490 और 604। इसमें से हमारा एक नंबर रॉन्ग है, यानी 140 तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो ये 19, 259, 376, 490 और 604, इसमें से हमारा एक नंबर रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालें इनका। जब डिफरेंस निकाला इनका तो ये डिफरेंस निकल कर आया 121 का। आगे अगर हम बात करना चाहें तो डिफरेंस निकल कर आया 119 का। और आगे बात करना चाहें तो डिफरेंस निकल कर आ रहा है 117 का, ये यार है। और यहाँ अगर हम बात करना चाहें तो डिफरेंस निकल कर आ रहा है 114 का। और यहाँ अगर हम बात करना चाहें तो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वापस से, तो गलती तो इन दोनों में कहीं एक पर ही। देखिए 121 से 119 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है। तो यहाँ आपके पास 115 आना चाहिए था और यहाँ आपके पास 113 आना चाहिए था। अगर मान लो यहाँ 115 आता तो 115 का मतलब है 490 की जगह 491 बनता। और फिर इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है, यानी गलती कहाँ पर है, 490 के अंदर। चलिए नंबर सीरीज का लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास 21 से बन रहा है आपका 23, 49, 151, 609 एंड 3053। और 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 3053, 23, 21, 609 एंड 151। 21 के बाद 23, 49, 151, 609 एंड 3053 हमारे पास आ रहा है। तो क्या पैटर्न इसका बनेगा? देखो हमने बोला नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 21 से 23 मल्टीप्लाई 1 + 2 ये होगा। 23 से 49 तो 23 दूनी 46 + 3 बन रहा है ऐसा। आगे चेक करिए 49 × 3 147 + 4 मिल गया ये भी। आगे बात करें × 4 + 5 ये भी आ गया। तो गलती इसमें होगी फिर तो। × 5 कितना मिलेगा 3045 + 6, तो आपके पास ये 3051 आना चाहिए था इसकी जगह पे। गलती कहाँ पर है, इसके अंदर। तो ये हमारे पास 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थी। चलिए वापस से हम अर्थमेटिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास वापस से ये रहा कि अर्चित और सैंडी एक कारोबार में 2:3 में निवेश करते हैं। निवेश का जो समय है उसका अनुपात दे रखा है 4:5। सैंडी और अर्चित के जो लाभों का अंतर है वो 420 रुपये का है। तो हमें कुल लाभ बताना है।
पार्टनरशिप के अंदर जो टोटल प्रॉफिट होता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता है कि आपका कुल कितना इन्वेस्टमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो अगर हम बात करें अर्चित और सैंडी की, तो इनका इन्वेस्टमेंट 2 था, इसका 3 था, और समय इसका 4 है, इसका 5 है। यानी अगर मैं बात करूँ अर्चित की तो कुल 2 × 4 कितना हो गया 8, और बात करूँ सैंडी की तो 3 × 5 कुल कितना हो गया इसका इन्वेस्टमेंट 15। तो इनके जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वो कितना मिल जाएगा 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 420, तो एक का मान 60। क्या पूछा है कुल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 15 और 8 23 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो 6 × 18 कैरी 1 1380 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए पाइप एंड क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारे पास, नल X एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, नल Y उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दोनों भर रहे हैं, और जो जेड है उस टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि X और Y को खोला जाए और 6 मिनट के बाद जेड को भी खोला जाए तो टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा। X और Y टंकी को भर रहे हैं जबकि जेड आपका टंकी खाली कर रहा है। हम X Y को स्टार्टिंग में खोल रहे हैं और जेड को खोलेंगे हम 6 मिनट के बाद। आइए चेक करते हैं इसको। मैंने बोला 12 में भर रहा है, ये 15 में भर रहा है, ये 10 में खाली कर रहा है। कुल काम कितना मान लिया आपने 60 मान लिया। ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, ऐसे होगा। ये दोनों काम कर रहे हैं 6 मिनट तक, तो एक में कितना भरा 9, तो 6 में कितना भर देंगे 54। इसके बाद ये भी काम करेगा तो कुल मिला के काम कितना होगा, ये 9 भरेंगे 6 निकालेगा, यानी केवल 3 भराव में आएगा। हमें 60 भरना था, 54 भर चुका है, कितना बचा 6। ये कितना भरेंगे अब 3, तो 2 मिनट और लगेंगे, तो 6 पहले लगे 2 अब लगे, समय कितना बन जाएगा आपका 8 मिनट। कि वो लोग 6 मिनट तक भर लेते हैं, तो 6 नाम 54, 6 बचा हुआ है, अब भराव में आएगा 3, तो 2 मिनट लग जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अब क्वेश्चन है एज का। अभिषेक की आयु आयुष की आयु का 3/4 है। आयुष की आयु उसके 2 पुत्रों की औसत आयु से 11 वर्ष ज़्यादा है, जिनकी कुल आयु यानी पुत्रों की कुल आयु दे रखी 50 साल। तो आयुष की कितनी बन जाएगी 50 का एवरेज और उससे 11 ज़्यादा। तो हमें बताना है अभिषेक और आयुष का आयु का अंतर कितना होगा। अभिषेक और आयुष की आयु का अंतर कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास, कम टाइम में होना चाहिए। देखिए आपको बोला हुआ है आयुष की जो आयु है वो पुत्रों की औसत आयु से 11 वर्ष ज़्यादा है। पुत्रों का योग 50 साल है, 2 जने, तो एवरेज कितना आ गया 25। ये 25 से 11 ज़्यादा है, तो आयुष जो है वो कितने साल का हो गया 36 साल का। क्वेश्चन ने बोला है जो अभिषेक की आयु है वो आयुष की आयु का 3/4 है। तो हमसे पूछा है इनके आयु का डिफरेंस कितना होगा। आयुष की आयु 36 है, तो अभिषेक की कितनी होगी 3/4, तो 36 का 3/4 कितना मिल गया 27, और इन दोनों का डिफरेंस 9 साल हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए मैंचुरेशन का क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा कि बेलन और एक गोले की त्रिज्या समान है, यानी एक आपको एक सिलेंडर और स्पेयर का जो रेडियस है वो सेम है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 2:1 है। गोले का हमें आयतन दे रखा है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो बेलन का हमें आयतन याद करना है। गोले की और बेलन की त्रिज्या आपको सेम दे रखी है। बेलन की हाइट और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है हमको 2:1। गोले का आयतन दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन निकालना है आपको। फॉर्मूला में बता देता हूँ आपको। जो गोले का आयतन होता है वो तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा बोल दें। और जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई r²h। मैंने r दोनों अलग माने, ये बेलन के लिए स्मॉल r और गोले के लिए कैपिटल R। देखिए क्या बोला है हमें, गोले का आयतन दे रखा है आपको, पहली बात तो 288 पाई। तो मैंने बोला गोले का आयतन होता है 4/3
पाई आर क्यूब होता है जिसका मान 288 पाई है। पाई से पाई कट गया, 4 से कट रहा है 72 बार, 72 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी बन जाएगा 216 आर क्यूब का मान। तो आर का मान कितना मिल जाएगा आपको 6। ये हमारे पास रेडियस आ गई। अगर हम बात करें, अगर ये रेडियस है तो दोनों की रेडियस सेम है यानी यहाँ भी रेडियस कितनी बन जाएगी 6। और अगर रेडियस 6 तो बेलन की हाइट और रेडियस 2:1 में, यानी रेडियस 6 तो बेलन की हाइट कितनी बन जाएगी आपके पास 12। ये बन जाएगा, बस फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और एच का मतलब 12। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 12 × 72 432 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद करना था हमको, उसके अकॉर्डिंग इजी था। चलिए अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमारे पास। 8 पुरुष एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, 6 महिलाएं इसी काम को 6 दिन में कर सकती। 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम को शुरू करते हैं, केवल 2 दिन काम करते हैं और शेष काम को 1 दिन में पूरा करने के लिए हमें कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, यह हमें बताना है। 8 पुरुष है जो एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, 6 महिलाएं इसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं लेकिन केवल 2 दिन काम करते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। आइए चेक करते हैं इसके आंसर को। हमने बोला 8 पुरुष काम करते हैं 4 दिन में, 6 महिलाएं काम करती है 6 दिन में, ऐसा मान ले। तो कुल काम कितना मान लिया आपने, 4 और 6 का एलसीएम 12 मान ले कि कुल काम 12 है। चलो 12 की जगह 24 मान लो ताकि थोड़ा सा काटा पिटी में आसान हो जाएगी। ये 4 दिन में 24 काम कर रहे हैं तो 1 दिन में 6 काम करेंगे। ये 6 दिन में 24 काम कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे 4। क्वेश्चन ने क्या बोला है, काम स्टार्ट किया है 4 पुरुष ने, 8 पुरुष 6 काम करते हैं तो 4 पुरुष कितना काम करेंगे 1 दिन में 3 और 6 महिलाएं कितना काम करेगी 4। ये समझ में आ रहा है, यानी 4 पुरुष काम करेंगे तो 3, 6 महिलाएं काम करेगी 4, यानी कुल मिला के काम हो रहा है 1 दिन में 7। इन्होंने काम किया 2 दिन तक तो कितना काम हो गया 14। कितना काम बचा हुआ है 10। अब ये काम करवाना है हमको 1 दिन में तो कितने महिलाओं की हमें आवश्यकता होगी। हमने बोला ये 1 दिन में कितना काम कर रहे थे मिला के 7, हमें करवाना है 10, यानी हमें 3 काम और करवाना है। तो आप देखिए, सॉरी हमें केवल काम महिलाओं से करवाना है तो 10 काम हमें महिलाओं से करवाना है। तो कितने महिलाओं की हमें आवश्यकता होगी, तो 10 काम महिलाओं से करवाना है तो 6 महिलाएं कितना काम करती है 4। अगर 10 काम करवाना है, देखो 6 महिलाएं 4 काम कर रही है तो अगली 6 महिलाओं लेके आएंगे तो वो भी 4 काम करेगी, यानी 12 महिलाएं 8 काम, और 2 काम करवाना है 4 का आधा 2 तो 6 का आधा 3, यानी 15 महिलाएं और लगेगी। आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि 6 महिलाएं 4 काम करती है तो 1 महिलाएं 4/6 करेगी, तो 10 में 4/6 का भाग दे दो, 15 महिलाएं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन की तरफ, जहां पर हमें आंसर लगभग में निकालना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी है और जो नंबर दे रखे हैं उसके नियर बाय आंसर हमें ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि रूट के अंदर 63.82 मल्टीप्लाई 36 प्लस 419.92 डिवाइड 5.84 माइनस 540 इक्वल टू एक्स माइनस 799.98। हमें अप्रोक्स में निकालना है लगभग। तो डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो इजी वे में सोल्व करने के लिए। देखिए क्या करेंगे, इसको मैं 64 मान लूँ, इसको 36 मान लूँ। 64 का स्क्वायर रूट 8, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो ये तो मुझे मिल गया 8 × 6, यानी मैं इसको कितना बोल दूँ डायरेक्टली 48 बोल दूँ, प्लस इसे कितना बोल दें हम 420, और डिवाइड करना है 420 को 6 मान ले इसको, तो 400 इसमें 6 का भाग दिया 70 माइनस 540 बराबर है x माइनस 800 के, ऐसा बन जाएगा।
ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये बनेगा तो 800 माइनस 540 कितना बनेगा। जब मैं इन दोनों को सोल्व करूँगा, ये तो मेरे पास आया 118 और ये मेरे पास आया 260, यानी कुल मिलाकर मुझे मिल रहा है 378, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर बन जाएगा। $1600.125 का 15.812% प्लस 1199.98 का x% बराबर 19.88 इंटू 121। ये वाला वैल्यू यहाँ पर ही ध्यान रखना। क्या आंसर आने वाला है इस वैल्यू का। इसको आप 1600 मान लो, इसको 16% मान लो, इसको 1200 मान लो, इसको आप 20 मान लो और इसको 122 मान लेंगे। देखिए क्या करेंगे, मैंने बोला 1600 का 16%, यानी 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 यहाँ से मिलने वाला है, प्लस 1200 का x%, तो 2 जीरो से परसेंटेज कट गया 12। इसको अगर मैंने 20 माना तो ये 20 इंटू 122, जिसको मैं कितना बोल सकता हूँ, 12x है ना, ये बन जाएगा 2440 बन जाएगा। इसको माइनस कर दो 256 को इसके अंदर से, 4 8 और कितना बचेगा, और इसमें 12 का भाग दे दो, तो आप बोलेंगे इसको भाग देने पर 182, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए 7.98 का क्यूब प्लस 14.88 का स्क्वायर माइनस 12.01 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1219.812 माइनस 1749.98। इसको आप 8 मान सकते हो, आगे वाले को 15 मान सकते हो, फिर 12 मानेंगे, इसको 1220 मान लेंगे और 1750 मानकर हम लगभग में इसका आंसर ज्ञात करेंगे। आइए चेक करते हैं क्या वैल्यू में मिल रही है इसकी। अगर मैं इसको 8 मानता हूँ तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। इसको 15 मानते हैं, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 बराबर x, इसे 1220 मान लो, इसे 1750 मान लो, बोल सकते हैं सब। दोनों माइनस के 1220 नहीं, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, यानी ये इस पूरे को मैं कितना बोल सकता हूँ, 2970 बोल सकता हूँ माइनस का। जो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखिए मैं इसको तो प्लस कर दूँ, कितना आएगा 2900 प्लस 500 3400 प्लस 200 3600 माइनस 100, तो 3500, तो ये मिल गया आपको, ठीक है। प्लस 70 और 12 82 प्लस 25 87 97 107 माइनस 44 63, तो ये हमारा आंसर है 63563। गुन्नीस 825 इंटू रूट एक्स बराबर 399.98 का 63.91%, 1200.01 का 11.95%। अप्रॉक्स में निकालना है तो डेटा को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। 399.98 को आप 400 मानोगे, इस परसेंटेज को आप 63.9 की जगह 64 यूज करोगे, आगे 12% यूज करोगे। देखिए क्या करेंगे हमने बोला इसको 20 मान लो, तो 20 इंटू रूट एक्स यही मिलेगा। वैसे तो आंसर हमारा अप्रॉक्स में निकालना है, स्क्वायर आएगा 400 दिख रहा है, लेकिन लगभग में निकालना है, इसलिए हम इसको टिक नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का होता है तो हम बिना सोचे समझे इसको लगा देते, कंफर्म आंसर आएगा, रूट का आंसर वो बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 400 का 64%, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 64 इंटू 4 कितना होता है 256। 1200 का 12%, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, ये मुझे मिल रहा है 400। इस 20 का भाग दिया
कितना मिलेगा 20। तो रूट एक्स का मान 20 है तो एक्स का मान 20 का स्क्वायर 400 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए सिंप्लीफिकेशन यानी अप्रोक्सीमेशन के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 1599.98 का 14% इक्वल है 59.01 के 12.025 मल्टीप्लाई में। क्या आंसर आने वाला है लगभग में? ऑप्शन पास पास है देखिए क्या वैल्यू मिलने वाली है। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसका आपको ये स्क्वायर दे रखा है यानी एक्स स्क्वायर आएगा और हमें एक्स निकालना है तो उसका हमें रूट लेना पड़ेगा। देखिए क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर 1600 का 14%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 16 इंटू 14 कितना मिलेगा आपको? जब 16 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 16 को जब मल्टीप्लाई किया 14 से यानी कि 224 मिल जाएगा। और ये हमारे पास कितना है 59 इंटू 12 708 बन जाएगा। इसको इधर लेके जाओ क्या मिलेगा आपको 8 माइनस 4 4 10 माइनस 2 8 6 माइनस 2 4। एक्स स्क्वायर का मान 484 है तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 22 हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेशन के। चलिए आगे 7x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 6 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0 कि गुणा करने पर तो 7 इंटू 6 42 आपको चाहिए, जोड़ने पर आपको 23 चाहिए। और दूसरा फैक्टर तो आपको याद ही होगा, गुणा करने पर 12 जोड़ने पर 7। देखिए गुणा करने पर 42 जोड़ने पे 23 तो आपने बोला 21 और 2 बन जाएगा। दोनों माइनस, ये माइनस का किसका आएंगे प्लस के आएंगे दोनों, और किसका भाग दे दोगे आप 7 का, यानी जो वैल्यू मिलने वाली है +3 और 0.2 ऐसा मिल जाएगा। यहाँ बात करें गुणा करने पे 12 जोड़ने पे 7 दोनों प्लस के आएंगे। जब कंपेयर करोगे 3 3 इक्वल है तो y इक्वल भी है और ये वाला मान दोनों क्या है इससे बड़े, तो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल एंड ग्रेटर देन x। चलिए 5x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 7 बराबर 0। 2 सेकेंड का आपका आंसर है इसका। हाँ क्या लगाएंगे सी एन डी। जब भी आपके पास कांस्टेंट के पहले माइनस हो तो कोई ये माइनस का डिनोट कर रहा है, एक वैल्यू प्लस की आएगी एक वैल्यू माइनस की आएगी, यहाँ पर भी एक वैल्यू प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी। तो ये प्लस वाला मान हमेशा इससे बड़ा होगा यानी x दिख रहा है बड़ा है y से, और ये प्लस वाला मान इससे बड़ा होगा यानी y बड़ा दिख रहा है x से। और जब भी ऐसा होता है तो आंसर क्या बनता है आपका सी एन डी। चलिए 4x प्लस 3y बराबर 4 एंड 6x प्लस 5y बराबर 8। हमें यहाँ पर x की भी सिंगल वैल्यू मिलेगी और y की भी आपको सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सिमिलर करके x का मान निकालना पड़ेगा और फिर उसको पुट करके y का मान निकालोगे, या y का निकाल लो उसको पुट करके x का मान निकाल लो। हमने बोला पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो क्या मिलेगा आपको? जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो 20x प्लस 15y बराबर 20, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 18x प्लस 15y बराबर 24 ऐसा मिलेगा। दोनों को माइनस कर दो कट जाएगा, 2x बराबर -4 तो x बराबर -2। अगर x का मान -2 है तो यहाँ पुट करते हैं तो कितना मिलेगा -8 प्लस 3y बराबर 4, तो 3y का मान मिल जाएगा 12, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। y पॉजिटिव है x नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा y बड़ा है x से। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 यानी गुणा करने पर 88 जोड़ने पे 19,
एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 56 बराबर 0, कि गुना करने पर 56 और ये माइनस का दिखा रहा है आपको घटाने पर 1। पहले वाले में गुना करने पर 88, जोड़ने पे 19, दूसरे वाले में गुना करने पर 56, घटाने पर 1। जितने ज़्यादा हमें फैक्टर्स याद होंगे या जितने हमने प्रैक्टिस कर रखी होगी उतना इन क्वेश्चन को सोल्व करना इजी है, टाइम बचाना आसान है। मैंने बोला गुना करने पे 88 है तो 11 इंटू 8 होता है, ये माइनस का दोनों किसका जाएंगे प्लस के। वाई की बात करें, गुना करने पे 56, घटाने पे 1, 8 और 7, ये प्लस का है तो बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू पॉजिटिव। जब कंपेयर करोगे तो प्लस का 8 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, प्लस का 11 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तब क्या बोलोगे एक्स जो है वाई से बड़ा है। चलिए मूव करते हैं आगे पाई चार्ट की तरफ। 2016 में हमें अड्डा 247 द्वारा बी की पुस्तकों की संख्या दे रखी है, डिग्री के अंदर है पूरा मानिए। एक मिनट, अंग्रेजी 18 डिग्री, 72 डिग्री, ये 54 डिग्री होगा ना, इसका मान दे रखा है 100। ठीक है, 2016 का डेटा है हमारे पास, और आगे हमें दिया हुआ है 17 से 17 में जो पुस्तकें हैं वो 4:5 में, परसेंटेज दोनों में सेम रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि 2016 के अंदर गणित और तर्क शक्ति पुस्तकों की जो एक साथ बिक्री की कुल संख्या है वो 2017 में एसएससी 100 है, सब्जेक्ट का नाम है ना, और वर्णनात्मक पुस्तकों का कितना परसेंट है, हमें ये बताना है। परसेंटेज निकालना है हमको कि 2016 में, और ये भी दिया हुआ था 4:5 में, 16 का और 17 का, ये डेटा में दे रखा है। गणित और तर्क शक्ति पुस्तकों की एक साथ बिक्री, तो 16 में कितनी है, तो 36 डिग्री और ये 72 डिग्री, कुल कितना हो गया 108 डिग्री। और 17 में एसएससी और वर्णनात्मक, 17 में कितना है 54 और 36 कितना होता है 90। तो ये एक्चुअल डेटा है इनका, हमें क्या बताना है परसेंटेज बताना है इसका। तो मैंने बोला ये 4:5 में जो डेटा इसका है, अगर वो 4 है तो 5 मिलेगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 5/4 होगा, कह सकते हैं ऐसा। तो अब ये कितना आएगा, ये 90 इंटू 5/4। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे, चलो मत करें इसको सोल्व, परसेंटेज निकालना है हमको। तो मैंने बोला 108 का निकालना है इससे, तो 90 इंटू 5, ये 4 चल जाएगा ऊपर, और परसेंटेज के लिए आप 100 बोल दोगे। देखिए क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 5 से 10 2 बार, 9 से 12 बार, 12 इंटू 8, 96% हमारा आंसर बन जाएगा। हमने क्या बोला, मैथ्स और रीजनिंग 36 72 कितना हो गया 108, और 17 में कितना आ रहा है 54 प्लस 36 90। 16 का जो 17 से अनुपात है वो 4:5 है, यानी अगर ये 1 होगा तो ये कितना बन जाएगा 5/4। तो इसको मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज निकालना है इसका इसके सापेक्ष, तो ये बन जाएगा। चलिए 2016 में अंग्रेजी पुस्तकों की कुल बिक्री 648 है, तो 2017 में वर्णनात्मक और एसएससी 100 का अंतर कितना होगा। 16 में इंग्लिश पुस्तकों की कुल बिक्री 648 है, तो वर्णनात्मक और एसएससी 10 का अंतर कितना होगा 17 के अंदर। तो हम जानते हैं 16 का जो भी मान है और 17 का वो 4:5 में, यानी 16 का जो मान है अगर वो 1 होगा तो ये 5/4 होगा, कह सकते हैं सर। ठीक है, देखिए अब 16 में इंग्लिश कितनी है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री का जो मान दे रखा है वो 648 है। 17 की बात करें, 17 में इसका और इसका डिफरेंस कितने का आएगा 18 डिग्री का है, यानी 648 ही आएगा अंतर तो, लेकिन 5/4 है ना ये, इसको 5/4 कर दो। 4 से काटा आपने 162 इंटू 5, 810 आपका आंसर बन जाएगा। दो 2016 में जीए और गणित की एक साथ कुल पुस्तकों की बिक्री, जीए और गणित की एक साथ कुल पुस्तकों की बिक्री 17 में
तर्क शक्ति और अंग्रेजी की कुल बिक्री से अनुपात कितना होगा। रेशियो निकालना है हमको, तो डेटा से मतलब नहीं है, वैसे डेटा हमारे पास है भी नहीं, डिग्री में सारा मान, ज़रूरत नहीं है इसको आप परसेंटेज में चेंज करें। क्वेश्चन ने बोला है 16 में जीए और गणित, 16 में जीए कितनी है 144, गणित कितनी है 36, तो इनका योग कितना बन गया। इसका हमें अनुपात निकालना है 17 के तर्क शक्ति और इंग्लिश का। 17 में तर्क शक्ति 72, इंग्लिश 18, कितना हो गया 90। लेकिन 17 में जो भी मान है वो कितना हो जाएगा 5/4 गुना, ऐसा बोल दे। अनुपात निकालना है, देखो 90 से काटा मैंने इसको 2 बार, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8:5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए 2016 में जीए की कुल बिक्री दे रखी है 576, जो कितनी हमारे पास 144 डिग्री। तो 2017 में एसएससी 100 पुस्तकों की बिक्री, 16 में अंग्रेजी पुस्तकों की बिक्री का कितना परसेंटेज है। 17 में एसएससी की बिक्री, 16 के इंग्लिश का कितना परसेंटेज है। अगर हमें परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब क्या है, इस डेटा की कोई नीड हमें नहीं है, ये डेटा आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। परसेंटेज निकालना है वो किसका, 2017 के एसएससी का। मैंने बोला एसएससी कितना है 54 डिग्री, अगर ये 2017 में होगा तो ऐसा बन जाएगा। इसका मुझे परसेंटेज निकालना है किससे, 16 के इंग्लिश का। 16 में इंग्लिश कितनी है 18, इंटू 100 कर दे बस। देखो इसमें 4 को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में। 18 से 54 3 बार, 4 से 100 25 बार, 25 पंजे 125, 125 दिया 375, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये डेटा केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको, इसका कोई आवश्यकता नहीं थी हमें। चलिए बढ़ते हैं इस डीआई के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। पाई चार्ट हमेशा से सिंपल रहता है, बस हमें उसको समझने की जरूरत पड़ती है कि 17 में हमें पुस्तकों की बिक्री दे रखी है तर्क शक्ति की 360, और हमसे पूछा है 17 में वर्णनात्मक और जीए का एवरेज कितना होगा। 17 के अंदर वर्णनात्मक और जीए का एवरेज कितना होगा। देखिए 17 के अंदर भी डेटा आपके पास सेम ही रहेगा, तो मैंने बोला 72 डिग्री का मान 17 के अंदर कितना दे रखा है आपको 360। हमसे पूछा है वर्णनात्मक और जीए, जीए 144, ये 36, कितना बन जाएगा 190, और 180, इसका एवरेज कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो हमें इसका मान निकालना है। मैंने बोला 72 का मान 360 है, मैं इसको 4 से काट दूँ 18 बार, इसको 4 से काट दूँ 90 बार, तो 18 का मान 90, हमें 90 का मान निकालना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 450 हमारा आंसर होगा। हमने डेटा ये सेम इसलिए लिया है क्योंकि ये जो परसेंटेज का डेटा है वो दोनों के लिए सेम होता है, 16 के लिए और 17 के लिए, इसलिए हमने इसी का मान निकाला। तो हमें 17 का मान दे रखा है 72 डिग्री का, तो हम उससे 90 का मान निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे पास अर्थमेटिक के। एक राशि 5% की दर पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर दी गई, उस राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 180 रुपये। यदि समान राशि को 2 वर्ष के लिए, जहां पर पहले वर्ष तो इंटरेस्ट रेट 10% है और अगले साल 8% है, तो कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है वो 318 रुपये का है। तो हमें आर का मान बताना है। मतलब क्या हुआ, हमने 5% पर 3 साल के लिए पैसा उधार दिया, तो जो ब्याज मिलने वाला है वो ब्याज दे रखा है आपको 180 रुपये। इससे हम क्या निकाल लेंगे, कुल प्रिंसिपल निकाल लेंगे। आगे हमको दिया गया है कि अगर हम उसको दिए वापस से 10% से, तो 2 वर्ष का सीआई जो मिलने वाला है, पहले पे 10% दूसरे पे आर, वो 318 है। तो आर का मान कितना होगा। हमने बोला 5% 3 साल में कितना हो गया 15%, यानी 15% का मान कितना आ रहा है 180। अगर 15 का मान 180 है तो 1 का मान कितना होगा 12। तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर 1 का मान 12 है तो क्या 10% का मान 120 नहीं है।
कह सकते हो ऐसा। यानी कुल प्रिंसिपल जो आपका है वो तो 1200 रुपये हो गया 100%। पहले साल 10% था, यानी पहले साल जो ब्याज मिला वो 120 तो मिला। दूसरे साल इसका 8% मिला और कुल कितना मिल रहा है आपको ये 318। तो यहाँ कितना मिला आपको, तो आप बोलोगे 318 माइनस 120, 8 9 198 ये मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको 198 का ब्याज मिला है। तो ऑप्शन से पुट कर लेते हैं क्या वैल्यू मिलने वाली है हमको। मैंने बोला अगर 198 का ब्याज मिला है तो 1200 का 15% कितना होता है 180, और इस पर किस पर जो पहले ब्याज लगा है इस पर 15%, तो 120 का 15% 18। तो ये आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये 15% हमारी रेट होगी। हमने क्या बोला कि कुल प्रिंसिपल 1200 रुपये, तो 10% 120 तो में मिल गया, कुल मिला के 318 है, यानी कितना मिला है आपको 198 ब्याज मिला है। तो जो 198 ब्याज मिला है वो कैसे मिला होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो 1200 का 15% 180 तो मिल गया, उसके साथ एक्स्ट्रा कितना मिला जो पहले ब्याज लगाया उसका 15%, ऐसे मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। वीर साइकिल का मूल्य 20% बढ़ाकर लिखता है, यदि वह छूट परसेंट को 15 से घटा के 10 कर दें तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा 1800 रुपये का। और अब हम अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का, तो हमें हानि या लाभ बताना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। कि पहले हमने अंकित मूल्य को बढ़ा के लिखा 20%, जो डिस्काउंट दे रहे थे 15% उसकी जगह अब 10% दे रहे हैं, तो हमें जो प्रॉफिट है वो कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है 1800 रुपये। तो अब ये बोल रहा है उस अंकित मूल्य पर आप डिस्काउंट दे दो 25% का, तो कितना लाभ या कितने हानि होगी। भाई इसका लाभ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम डिस्काउंट कम कर रहे हैं। तो जितना डिस्काउंट कम किया है परसेंटेज में उतना लाभ बढ़ा है देखा जाए तो मैंने बोला पहले तो 20% बढ़ाया है, यानी अगर MRP 100 थी तो कितना कर दिया हमने इसको, सॉरी CP अगर 100 था तो हमने MRP कितना कर दिया 120, डिस्काउंट कितना कम किया 5%, यानी 120 का 5%। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 6 रुपये कम किए, हमने 6 रुपये कम में बेचा, मतलब 6 रुपये कम डिस्काउंट दिया, तो ये फ़ायदा है हमारा जिसका मान 1800 दे रखा है। तो 6 का मान 1800, तो 1 का मान 300, और तो कुल कितना बन जाएगा MRP, तो सॉरी CP 30,000। अब क्या बोला हमसे पूछा हानि या प्रॉफिट कितना होगा। अगर मान लो हम डिस्काउंट 25% का देंगे, MRP कितना है 120, डिस्काउंट दो 25% यानी 1/4 का, तो डिस्काउंट दोगे 30 का, बेचोगे कितने में 90 में। तो 100 रुपये की चीज़ अब 90 में बेच रहे हो, हानि हो रही 10 की। अगर 1 का मान 300 है तो 10 का मान कितना मिल जाएगा आपके पास 3000। प्रायिकता, सतीश, अरुण और आयुष को एक प्रश्न दिया गया है, इनके द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 1/3, 2/5 और 1/2 है। तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या है, ये जो प्रायिकता में दी है ये इन सतीश, अरुण और आयुष के द्वारा हल करने की प्रायिकता है। हमें बताना है इस प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या होगी, कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो हमें 3 चांस दे रखे, तो हम ऐसा करते हैं, हम वो चीज़ निकाल लेते हैं कि प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता क्या है। मैंने बोला सतीश हल कर सकता है, उसकी प्रायिकता है 1/3, यानी 3 में से 1। तो अगर हल नहीं करेगा तो प्रायिकता कितनी होगी सतीश की 2/3। अरुण की है 5 में से 2 हल करने की, तो नहीं करने की 3/5। आयुष की है 2 में से 1, तो नहीं करने की भी, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये में प्रायिकता मिल जाएगी क्वेश्चन के हल नहीं होने की। तो कितना मिला, ये प्रायिकता आई है क्वेश्चन किसी से भी हल ना हो। अगर हल करवाना है तो 1 में से माइनस कर दो उसको, यानी 4/5 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभिषेक T समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह स्पीड को x किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो समान दूरी 5 घंटे में तय कर लेते हैं,
और स्पीड को x से कम करते हैं तो समय 8 घंटे लगता है। आपसे पूछा है t का मान कितना है। कि t का मान कितना होगा। डिस्टेंस है मेरे पास। देखिए आप क्या जानते हो, d बराबर एस टी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो स्पीड है, मान लो पहले कोई स्पीड थी s, अब कितनी बढ़ा दी इसने x, तो समय समान दूरी 5 घंटे में, डिस्टेंस 5 घंटे में तय हो रही। अब स्पीड को x कम कर रहे हैं, समान दूरी 8 घंटे में तय हो रही। ऐसा ही अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2s। इन दोनों को ऐड किया, x कट गया, बराबर ये कितना मिल जाएगा d और 1/5 ऐसा मिल जाएगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ मुझे मिलेगा d इंटू 13/40 ऐसा मिल जाएगा। अब देखो 2s का मान दे रखा है और आप जानते हो टाइम क्या होता है, t बराबर d/s। अगर निश्चित दूरी है, निश्चित स्पीड, निश्चित समय, तो हमें d/s का मान निकालना है। तो मैं s को इधर ले जाऊँ तो 80/13 बराबर d/s। और जब 80 में 13 का भाग दोगे आप तो 6 से ही 2/3 घंटे मिल जाएगा, यानी 13 घंटे मिल जाएगा। डायरेक्ट कैसे करना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके पास आए जहाँ पर डिस्टेंस सेम है और जितनी स्पीड कम कर रहे हैं उतनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करें, जो समय दे रखा है आपको कितना 5 × 8 उसका डबल अपन इन दोनों को जोड़ दो, ये आपका आंसर है। 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 ऐसा बोल सकते हैं। जैसे एवरेज चाल का फॉर्मूला था 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, वैसे अगर टाइम डिस्टेंस फिक्स है आपके पास और जितनी स्पीड बढ़ाइए उतनी स्पीड कम कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शहर की वर्तमान आबादी 20,000 है। महिलाओं का पुरुषों से अनुपात दे रखा है 3:7। हर साल महिलाओं की आबादी 20% बढ़ती है और पुरुषों की आबादी 40% बढ़ती है। तो 2 वर्षों के बाद पुरुषों का महिलाओं से अनुपात कितना होगा। हमें अनुपात निकालना है, इसका मतलब क्या है, ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। तो जब भी आपको रेशियो निकालना होता है एग्जैक्ट डेटा हमारे काम नहीं आता, केवल हम परसेंटेज और अनुपात से ही काम निकालेंगे इसका। देखिए कैसे, फीमेल 3 है तो मेल कितने हैं 7। फीमेल कितनी बढ़ती है 20%, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी 120/100, 120/100 ऐसा कह दूँ। मैं रेशियो निकाल रहा हूँ फीमेल और मेल का और बाद में इसका उल्टा कर दूंगा मैं, है ना। तो मैं मेल फीमेल का पूछा, पुरुष बढ़ रहे हैं 40%, ऐसा बोल दें। तो अनुपात निकालोगे, ये कट गया आपस में, ये 2 जीरो आपस में कट गई, कट रहे 2 से 7, ये भी 7, ये 6, ये भी 6। तो यहाँ तो मिलेगा 343 और यहाँ कितना मिलेगा 36, 36 थे 108। लेकिन हमें फीमेल और मेल का नहीं पूछा, मेल फीमेल का पूछा। उल्टा कर दो तो 343 आगे मिल जाएगा, 108 पीछे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हमसे उल्टा पूछा हुआ। तो ये हमारे पास 40 क्वेश्चन थे RRB PO के हिसाब से ना। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए थैंक यू। एक हमारे पास कैसलेट है, जहां पर हमें बताया गया है कि हमारे पास 14 और 15 में कंपनी द्वारा बेचे गए 4 अलग अलग उत्पाद दे रखे हैं। देखिए 14 की अगर हम बात करें तो उत्पाद ए का उत्पाद डी से अनुपात दे रखा है 2:1। उत्पाद सी का डी का जो उत्पाद है, जो उत्पाद सी है वो डी से 144% है डी का। ए सी और डी का एवरेज दे रखा है 370 और ए बी सी डी का एवरेज कुल दे रखा है 1340। ऐसा अगर हम बात करें 2015 की, तो हमें बताया गया है जो सी और डी का औसत है वो 475 है। एक ही उत्पादन वाली इकाइयाँ डी से 75 कम है।
पिछले साल की तुलना में यानी 14 की तुलना में बी में 40% की वृद्धि हुई है और हमें बी और डी का एवरेज दे रखा है। देखो पहले आप इस डेटा से ए सी डी का मान दे रखा है एवरेज, ये ए बी सी डी का मान दे रखा है, तो किसका मान मिल जाएगा आपको? बी का। अगर आपको एक मान मिल गया, बी का मिल गया, तो आप ए सी डी का मान निकाल सकते हो। देखो ए और डी का अनुपात दे रखा है यहाँ पे और सी और डी का ए रहा, तो यहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। इस वाले बी से हम इसके बी का मान निकालेंगे, इसके बी के बाद बी और डी का एवरेज है तो डी मिल जाएगा और डी के बाद सी मिल जाएगा, तो सारे मान हमें इसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो आइए चेक करते हैं पहले 2014 का डेटा चेक करते हैं क्या डेटा में मिलने वाला है। ए और डी का अनुपात है 2:1, ये ए और ये डी, ये 2 है, ये 1 है। सी वाला जो है डी का 144% है, तो इसका 144% ऐसा मिल जाएगा 1.44। देखिए आप ए सी और डी इनका एवरेज कितना है? 370। तीन संख्या है तो 3 × 370 कितना बन जाएगा? 1110। ये कितना आ रहा है? 1340। ऐसा आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ए सी और डी का जो योग है वो कितना बनना चाहिए? 1110। ये कितना बन रहा है? 4.44। इसका मान 1110, पॉइंट हटाया आपने, 2 जीरो आएगी, इधर लगा दो बट्टे में। देखो 111 से 444 4 बार और 4 का भाग दोगे 1000 में, तो 1000/4 कितना बनेगा? 125। इसका मतलब ये है कि डी का जो मान है वो तो आ गया 125। एक मिनट, डी का मान तो आ गया 125। बी वाले के मान की बात करें तो बी तो इन दोनों का डिफरेंस है, कितना आएगा? 230 मिल जाएगा बी का मान। देखिए आप बी का मान कितना मिल जाएगा? 230 मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ये बी मिल गया आपको 230। ऐसे अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए कितना मिलेगा मुझे? डी मुझे मिला है 4 का भाग दिया, सॉरी ये 125 नहीं आएगा, 250 आएगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया, इसको मैं रफ करता हूँ। ये जब इसमें भाग दोगे आप 4 का तो ये 250 मिल जाएगा आपको। डी का मान 250 है, तो बी का मिल गया 230। ऐसा अगर मैं बात करूँ 2 के हिसाब से कितना बन जाएगा? ए का मान 500 और सी का मान मिल जाएगा आपको 250 × 1.44, 300। ऐसा अगर हम बात करें 2015 की, एक मिनट, कि 2015 में डेटा कौन सा मिलने वाला है हमें? देखिए आप कि 2015 में सी और डी का एवरेज दे रखा है 475, यानी सी और डी मिला के कितना हो गए? 950। पिछले साल की तुलना में बी में 40% की वृद्धि हुई है, तो बी कितना था यहाँ पे? बी था इनके पास 230, तो अगर ये 40% बढ़ रहा है यानी 230 का 40% 122, 192, यानी जो बी है वो तो मुझे मिल गया इस बार का 322। और बी और डी का योग दे रखा है एवरेज में 411, तो कुल कितना मिल जाएगा? बी और डी 822, तो यहाँ से आपको डी मिल गया 500। अगर डी 500 है तो सी कितना मिल जाएगा? और ए कितना मिल जाएगा? 500 से 25 को। यानी अगर इस डेटा को हम अरेंज करें तो डेटा आपके पास इस फॉर्म में जम जाएगा पूरा। आइए अब इसके स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 2015 में पिछले साल की तुलना में ए में कितने % का परिवर्तन आया, ये आपको बताना है। डेटा आपके सामने दे रखा है, इस डेटा को हमने अरेंज करके लिख लिया यहाँ पे। आपको बताना है ए की बिक्री में 15 के अंदर इसके अकॉर्डिंग कितने % का चेंजेस आया। तो आप क्या बोलेंगे? 75 कम हुआ है पिछले साल के अकॉर्डिंग, यानी 500 का भाग दे दो इंटू 100, ये होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 75/15, 15% क्या हो रहा है? वृद्धि कमी। 500 से 425 कम हो रहा है, तो 15% की कमी हो रही है। दो 2014 में ए और डी को मिलाकर बिक्री इकाइयों का 2015 में सी और डी से अनुपात निकालना है। डेटा आपके सामने है।
14 का ए और डी को मिलाकर 15 के सी और डी का अनुपात निकालना है आपको। 14 का ए और डी और 15 का सी और डी का अनुपात। देखिए 14 का ए और डी कितना आएगा, 500 और 250, और 15 का सी और डी 5 से कट जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 15:19। फोर्टीन में ए बी सी डी का एवरेज और 15 में ए बी सी डी के एवरेज का अंतर निकालना है आपको। 14 और 15 के एवरेज का डिफरेंस निकालना है हमें इनका, कि इनके एवरेज का डिफरेंस कितना आ रहा है। कि टोटल इन चारों का योग बटे 4, इन चारों का योग बटे 4 और उनका डिफरेंस निकालना है आपको। देखिए एक तरीका तो क्या है, चारों को जोड़ दो फटाफट से, 4 का भाग दे दो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमें एवरेज निकालना है इनके डिफरेंस का, तो हम पहले डिफरेंस निकाल लें और फिर 4 का भाग दे देंगे। देखो ये डिफरेंस कट गया आपस में, 0 हो गया। 250 और 450, यहाँ कितना बचेगा, 200। 360 322 कितना बचेगा यहाँ पे, 38। 200 230 कितना बचा, ऐसा बचेगा। अब देखो ये 25 में और 68, तो ये 425 में घटाओ अब 68 को, 425 माइनस 68 7, और ये, और हमें एवरेज निकालना है, 4 का भाग दे दो, तो 4 8 32, 37 4 36, ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पे चारों को जोड़ के 4 का भाग दे सकते हैं। चलिए तो हमारा आंसर आएगा 89.25। 2014 के अंदर डी का प्रति इकाई विक्रय मूल्य 12 रुपये है और बी का विक्रय मूल्य 15 रुपये। 14 के अंदर 14 में बी से उत्पन्न कुल राजस्व डी का कितना परसेंटेज है। देखो हमें परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब ये हमें एग्जैक्ट डेटा की नीड नहीं है। हमें बी का डी से परसेंटेज निकालना है 14 का, 14 के बी का 14 के डी से प्रतिशत निकालना है आपको, कितना आएगा। तो आप बोलेंगे 2014 के अंदर बी का उत्पादन कितना है, 230 है और इसका प्राइस कितना है 15, और डी का उत्पादन 250 है, प्राइस कितना है 12। बस इसको ऐसे लिख लो और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3 से 12 4 बार, 5 चौक 20 से 100 5 बार, और 23 पंजे कितना होता है 115। ये हमारा आंसर बन जाएगा कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो एग्जैक्ट डेटा की हमें नीड नहीं होती है। चलिए इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन, 2015 में बी और सी को मिलाकर बिक्री इकाइयाँ 15 में डी से कितने परसेंट ज़्यादा है। बी और सी को मिलाकर डी से कितने परसेंट ज़्यादा है। बी और सी को मिलाकर डी से कितने परसेंट ज़्यादा है। सॉरी 2014 की मिलानी बी और सी की और कंपेयर करना है इस केस से। 14 की बी और सी की इकाइयाँ 15 के डी से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो हमने बोला 14 के अंदर बी और सी मिला के कितना हो रहा है 590, डी में कितना है ये 500। कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको, 90 ज़्यादा दिख रहा है किस में, 500 में, और इंटू क्या कर दोगे आप 100, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 18% हमारा आंसर है। चलिए 5 क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अगर x बड़ा है y से तो पहला ऑप्शन, x बड़ा और इक्वल है y से तो ऑप्शन नंबर 2, y बड़ा है तो ऑप्शन नंबर 3, बड़ा और इक्वल है तो ऑप्शन नंबर 4, और सी एंड डी है तो ऑप्शन नंबर 5। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास।
6x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0, 3y² प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0। हमें बताना है किसकी वैल्यू बड़ी है और किसका मान छोटा है, यानी इनके बीच क्या रिलेशन आने वाला है, x बड़ा होगा या छोटा होगा, इक्वल होगा या फिर बड़ा, और सी एंड डी आपका जो आंसर आएगा। तो आप बोलेंगे हमें फैक्टर निकालने हैं, तो पहले वाले में गुना करने पर 12 जोड़ने पे 7, तो गुना करने पे 12 जोड़ने पे 7 ऐसा मिल जाएगा 4 और 3, और दोनों किसका जाएंगे, माइनस के। यहाँ पे गुना करने पर 15 जोड़ने पे 8, तो क्या मिला आपको 5 और 3, और दोनों किसके आएंगे, माइनस के। अब देखो हमें डिवाइड करना होता है इसको 6 से, इसको 3 से, ये होता है। तो आप देखेंगे ये वाली जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है -0.66 -0.5, और यहाँ कितना मिलेगा -1.6 -1। तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, यानी यहाँ से हम बोल पाएंगे जो x है वो क्या है, बड़ा है y से। ये हमारा आंसर बन जाएगा।